Hello everyone, welcome back to my channel Upadhyay UGC NET for Environment Science. Here we will cover topics related to environment science. All these topics covered here are very important from exam point of view. Today I am going to cover unit number 1, Fundamental of Environment Science topic Lithosphere Part 2. पार्ट 1 में हमने सोयल की कॉम्पोजिशन, सोयल लेयर, हॉरिजन्स, वाटर और एयर इन सोयल, वाटर लॉगिंग इसके बारे में पढ़ा था। और पार्ट 2 में हम सोयल के कोलॉइड्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में, सोयल के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सोयल, सोयल कोलाइड्स। देखिए 4 तरह के सोयल कोलाइड्स होते हैं। 4 तरह के सोयल कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं सोयल में, जिसमें से कि 3 इनऑर्गेनिक है और 1 ऑर्गेनिक है। ठीक है, पहला है लेयर सिलिकेट्स क्ले, दूसरा है आयरन एल्युमिनियम ऑक्साइड्स क्ले, जो कि सिक्विन ऑक्साइड्स क्ले भी कहा जाता है जिनको, एलोफिन और एसोसिएटेड एमॉर्फस क्ले, और फोर्थ जो है वो ऑर्गेनिक कोलाइड है जिसको हम ह्यूमस कहते हैं। ये चारों क्या है? ये चारों सॉइल के कोलॉइड्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स मिलकर सॉइल कोलॉइड्स बनाते हैं, जिसमें से ये फर्स्ट 3 जो है ये इनऑर्गेनिक है और जो फोर्थ है वो ह्यूमस जो है वो ऑर्गेनिक कोलॉइड्स है। ठीक, अब इन 4 कोलॉइड्स में से सबसे पहला है क्रिस्टलाइन सिलिकेट्स क्ले। नाम से ही पता चला कि क्रिस्टलाइन होंगे। अगला नॉन क्रिस्टलाइन है, मतलब कि नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ये इसका। तो क्रिस्टलाइन क्ले है तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर में क्या आते हैं? फाइलोसिलिकेट्स आते हैं। फाइलोसिलिकेट्स 2 तरह के होते हैं, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल सीड्स। टेट्राहेड्रल में क्या आता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कौन बनाता है? सिलिका। याद रख लिए, इसको हम डिटेल में एक अलग से मुझे एक पार्ट बनाना पड़ेगा जिसमें कि सिर्फ इनऑर्गेनिक कोलाइड्स के, जैसे कि मोंट्रोमोलाइट, इलाइट, कैलोनाइट, वर्मिकुलाइट, ये सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें कि टेट्राहेड्रल सीड्स, ऑक्टाहेड्रल सीड्स, ये सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो टेट्राहेड्रल सीड्स कौन बनाता है? एल्युमिनियम। और ऑक्टाहेड्रल सीड्स कौन बनाता है? सिलिका। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सिलिकेट्स के लिए क्या है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जो कि फाइलोसिलिकेट्स उसका एग्जांपल है। फाइलोसिलिकेट्स में 2 आते हैं, टेट्राहेड्रल सीड्स और ऑक्टाहेड्रल सीड्स। ओके, ये लेयर स्ट्रक्चर होते हैं ये। ठीक है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे लेयर स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन सिलिकेट्स के लिए। दूसरा है नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकेट्स के लिए। नॉन क्रिस्टलाइन सिलिकेट्स के लिए क्या होते हैं? ये एमॉर्फस क्ले होते हैं। डोमिनेटली इसमें कौन सा था? एमॉर्फस क्ले। एमॉर्फस क्ले कहाँ से आते हैं? वेल्कोनिक एसिड से निकलने वाला जो क्ले होता है उसको एमॉर्फस क्ले कहते हैं। एमॉर्फस क्ले मतलब कि इनका जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर सोयल है ये, मतलब कि ये ज़्यादा लंबे लंबे ऑर्डर में वो नहीं बनाते, शॉर्ट ऑर्डर रेंज ऑर्डर है इनका। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एलोफिन और इमोगोलाइट। ये एग्जाम्पल्स याद रख लें, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, कि अगर एलोफिन दे देगा, एलोफिन ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स में आएगा, क्रिस्टलाइन है कि नॉन क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन में आएगा। ठीक है, थर्ड क्या हो गया? अब आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, ये भी इनऑर्गेनिक कोलाइड्स है, जिसमें से ज़्यादातर क्या क्या होता है? गिब्साइट और जियोथाइट। ठीक है, ये नाम भी याद कर लीजिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड को गिब्साइट बोला जाता है और आयरन ऑक्साइड को जियोथाइट बोला जाता है। पीछे हमने स्लाइड में, पिछले फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि सोयल में मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड मिलता है, लेकिन वाटर में ऑक्सीजन ना प्रेजेंट होने की वजह से कि क्या होता है कि आयरन के मॉलिक्यूल्स अलग निकल जाते हैं और मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स अलग निकल जाते हैं, जिससे कि मैग्नीशियम आयन्स बनता है, आयरन के आयन्स बनते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होता है। तो आयरन ऑक्साइड प्लांट के लिए टॉक्सिक नहीं है, लेकिन आयरन के आयन्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो प्लांट के लिए टॉक्सिक होगा। ठीक है, तो सोयल में आयरन ऑक्साइड्स के, आयरन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स मिलते हैं, जिनका नाम क्या है? गिब्साइट और जियोथाइट। गिब्साइट में क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड्स होता है और जियोथाइट में क्या होता है? आयरन ऑक्साइड्स होता है। अब फोर्थ है ऑर्गेनिक कोलाइड्स। ऑर्गेनिक कोलाइड्स में क्या आएगा? ह्यूमस। ये नॉन क्रिस्टलाइन है। क्रिस्टलाइन कौन था? ये फाइलोसिलिकेट्स जो है क्रिस्टलाइन थी, ये नॉन सिलिकेट्स होगा ह्यूमस। सिलिका क्रिस्टल्स इसमें नहीं होते हैं। डोमिनेंटली क्या होता है? लॉन्ग चेन कार्बन स्ट्रक्चर होता है, इसमें कार्बन से बने हुए होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मोस्टली ह्यूमस में यही पाया जाता है। ठीक है, सोयल कोलॉइड्स क्या है? वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर कि इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट होगा, जो क्या बनाएगा? कोलोइडल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऑर्गेनिक पार्ट कितना होता है? 5% और इनऑर्गेनिक पार्ट कितना होता है? 95%। देखिए यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने पीछे आपको बताया है कि इनऑर्गेनिक पार्ट 45% होता है नॉर्मली सोयल में, ऑर्गेनिक 5% होता है। जो 50% है उसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक था और 50% में एयर और वाटर था। लेकिन अगर हम उस 50% का लें तो 50 में से 5% ऑर्गेनिक पार्ट है और 90% ज़्यादातर पार्ट क्या है? इनऑर्गेनिक मिनरल्स हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स का जो पार्टिकल साइज होता है वो लेस देन 0.01 mm होता है। कोलोइडल पार्टिकल साइज जो है वो 0.01 mm है और क्ले पार्टिकल का साइज क्या है? 0.02 mm है। तो इसीलिए क्ले मिनरल्स आर नॉट कोलॉइड्स। सम क्ले मिनरल्स आर नॉट कोलॉइड्स बट दे हैव कोलॉइड लाइक प्रॉपर्टीज।
कुछ क्ले मिनरल्स क्लोइड्स नहीं होते, लेकिन उनमें क्लोइड्स लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं, बट क्लोइड्स में भी क्ले, लेकिन क्लोइड्स जो है वो क्ले हो सकते हैं। ठीक है, कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन में जो हमारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है वो कैसे मिलता है। अब देखिए, ट्रॉपिकल में हाई टेम्परेचर रहता है, हाई टेम्परेचर रहेगा तो वेदरिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, इंटेंस होगी। वेदरिंग ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, हाई इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स होगा। इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स, क्योंकि वेदरिंग किसकी होती है, रॉक्स की। रॉक्स में क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स होते हैं। और ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, लो होगा। क्यों, क्योंकि बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन हो जाएगी। रैपिड डिकम्पोजिशन होने की वजह से ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, कम होगा। डिकम्पोजिशन रेट बहुत ज़्यादा है, तो हाई क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स। वही टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर क्या रहता है, हमेशा लो रहता है। सीजनली टेम्परेचर हमेशा लो रहता है। लो रहने की वजह से वेदरिंग क्या होगी, मॉडरेट होगी। फिजिकल और केमिकल वेदरिंग मॉडरेट। यहाँ टेम्परेचर हाई था तो जिसकी वजह से वेदरिंग ज़्यादा इंटेंस हो रही थी। अब इंटेंस होने की, मॉडरेट होने की वजह से इनऑर्गेनिक क्लोइड्स क्या है, वो मॉडरेट मिलेंगे, हाई नहीं मिलेगा। हाई से कम, लो भी नहीं मिलेगा, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में मिलेगा। ऑर्गेनिक मैटर कितना मिलेगा, हाई मिलेगा। क्यों, क्योंकि डिकम्पोजिशन रेट टेम्परेचर कम होने की वजह से स्लो होता है, और डिकम्पोजिशन रेट अगर स्लो होगा तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, हाई। इसमें आप 2 पॉइंट याद रखिए कि ऑर्गेनिक जो है मैटर वो टेम्परेट रीजन में ज़्यादा मिलेगा, और इनऑर्गेनिक मैटर किस में मिलेगा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलेगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया गया है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, इस चार्ट को याद रखिए। टेम्परेचर हाई होने की वजह से, जहाँ टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है, वहाँ पे डिकम्पोजिशन पूरा हो जाएगा। डिकम्पोजिशन पूरा हो जाएगा तो ऑर्गेनिक मैटर कम मिलेगा, और जहाँ डिकम्पोजिशन नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा। ठीक है, अब है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इन सॉइल। अब हमने पहले तो पढ़ा कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक 4 पार्ट्स होते हैं। अब अलग अलग पढ़ेंगे कि इनऑर्गेनिक कौन सा होता है और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं सॉइल में। सॉइल में ज़्यादातर क्या है, एसेंशियल सिलिकेट्स मिल रहे हैं हमारे सॉइल में, ज़्यादातर सिलिकेट मिनरल्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है, सिलिका और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है हमारे सॉइल मिनरल में, और ऑक्सीजन मिलके 74.3% बनाते हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन और सिलिका। ये आपको टेबल सीक्वेंस वाइज याद रखना है। ठीक है, ये आपको टेबल सीक्वेंस वाइज याद रखना है। सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन 46.6%, सिलिका 27.7%, एल्युमिनियम 8.1%, आयरन 5.0%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1%। अगर आपको परसेंटेज नहीं भी याद रहती है, लेकिन आप इसको सीक्वेंस में याद रखिए। इसका मैंने यहाँ पे ट्रिक दिया है, ओ सी ऑल आइसक्रीम स्वीट प्रोटीन मेड। ओ से ऑक्सीजन, सी से सिलिका, एल से एल्युमिनियम, आई से आइसक्रीम, आई से आयरन, सी से क्रीम से कैल्शियम, स्वीट से सोडियम, प्रोटीन से पोटेशियम, और मेड से मैग्नीशियम। तो ये ट्रिक याद कर लीजिए कि ओ सी ऑल आइसक्रीम स्वीट प्रोटीन मेड। ये छोटी सी ट्रिक है इस टेबल को याद रखने की, हमारे सोयल में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कितने परसेंट और किस अमाउंट में मिलता है। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स को हम कुछ अलग अलग नाम से भी जानते हैं। अगर क्ले मिनरल्स बोल दिया गया तो भी वो इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स है। हाइड्रस ऑक्साइड बोल दिया गया तो मतलब उसका भी इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स है। मतलब कि इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स को हम क्ले मिनरल के नाम से भी जानते हैं और हाइड्रस ऑक्साइड्स के नाम से भी जानते हैं। हमारे सोयल कॉम्प्लेक्स में, सोयल कॉम्प्लेक्स क्या था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पार्ट। तो इनऑर्गेनिक कोलॉइड्स जो है वो 45% होते हैं। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 50% में से 45% इनऑर्गेनिक है, 5% ऑर्गेनिक है। उस 50 में से भी सबसे ज़्यादा क्या है, ऑर्गेनिक, सबसे ज़्यादा क्या है, इनऑर्गेनिक पार्ट है 95%, और 5% ऑर्गेनिक। आपको बताया ही मैंने कि सोयल में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, सिलिका ऑक्साइड्स मिलता है, सिलिका और ऑक्सीजन। तो सिलिका ऑक्साइड जो है वो क्वार्ट्ज को सिलिका ऑक्साइड बोलते हैं। क्वार्ट्ज में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, सिलिका ऑक्साइड। सब सिलिकेट्स में से जो कॉमनली मिलते हैं हमारे सोयल मिनरल्स में, ऑर्थोक्लेस, एल्बाइट और इपिडोट मिलते हैं। ये तीनों याद कर लीजिए कि सारे सिलिकेट मिनरल्स में से ऑर्थोक्लेस में क्या होगा, पोटेशियम पाया जाएगा। एल्बाइट जिसमें सोडियम, ये इसके कंपोनेंट्स तब पूछे जाते हैं कि एल्बाइट में क्या क्या मिलता है सबसे ज़्यादा, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिका। इपिडोट में कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन। ठीक है, ऑर्थोक्लेस में पोटेशियम, ऑर्थोक्लेस क्या है, पोटेशियम मिनरल्स है, सिलिकेट मिनरल है। तो इसका फॉर्मूला के साथ आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे सिलिकेट मिनरल्स में से हमारे सोयल में सबसे कॉमनली क्या पाया जाता है, ये तीनों, ऑर्थोक्लेस, एल्बाइट, इपिडोट। ऑर्थोक्लेस में क्या है, पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिका है और ऑक्सीजन है। एल्बाइट में क्या है, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिका, ऑक्सीजन। एपिडोट में क्या है, कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, सिलिका। इसको आपको याद करना है फॉर्मूले के साथ, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे एल्बाइट में क्या मिलेगा,
एल्युमिनियम है कि नहीं है, पोटेशियम है कि नहीं, एल्बाइट में तो पोटेशियम नहीं है। पोटेशियम मिनरल कौन सा है इसमें से, ऑटोक्लेव। सोडियम मिनरल कौन सा है इसमें से, एल्बाइट। कैल्शियम मिनरल कौन सा है इसमें से, एपिडोट। ठीक है। मेजर मिनरल्स कौन से होते हैं सॉइल में मिलने वाले, मेजर मिनरल होते हैं आयरन ऑक्साइड और मैग्नेटाइट, मेजर ये मिलते हैं। यहाँ पे पीछे बताया कि कॉमनली कौन कौन से मिलते हैं, ये तीनों कॉमन कंपोनेंट्स है सॉइल मिनरल्स के। और मेजर फ्रिक्शन क्या होता है, आयरन ऑक्साइड भी मिलता है और मैग्नेटाइट भी मिलता है। यहाँ पे मैग्नेटाइट का ना आपको देखो ये याद हो ना हो कि मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से आप फॉर्मूला उठा लें कि मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या, आयरन O3, ये एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में आया हुआ है। ठीक है, हीमेटाइट और मैग्नेटाइट में से। तो मैग्नेटाइट का फॉर्मूला ये है, आयरन ऑक्साइड्स में FeOOH। उसके बाद कुछ सॉइल में मैग्नीज ऑक्साइड और ट्रीटियम ऑक्साइड भी मिलता है ज़्यादा अमाउंट में। कैल्शियम भी मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 वो भी मिलेगा सॉइल में। ये सब कैल्शियम कार्बोनेट, ट्रीटियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटाइट, ये सब क्या है, ये इनऑर्गेनिक। यहाँ पे मेजरली बताने की कोशिश आपको याद रखने की ये कोशिश करनी है कि ये सारे क्या है, इनऑर्गेनिक कोलाइड्स हैं। ठीक है। क्ले मिनरल जो भी ऊपर बताया ये सब क्ले मिनरल्स हैं। क्ले मिनरल सेकेंडरी है, लेकिन एसेंशियल मिनरल्स कौन कौन से, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और आयरन सिलिकेट्स, ये सब क्या है, ये एसेंशियली है जो कि सर्व करते हैं कि ये जो है ये बाइंड कैटायंस है, बाइंड होते हैं बाकी कैटायंस के साथ। कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, NH4। ठीक है, इन सब के साथ बाइंड होते हैं और ये कैटायंस जो है ये वाटर के साथ नीचे नहीं जाते। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रेटेड एल्युमिनियम और आयरन सिलिकेट्स जो है ये बाइंड करते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम के साथ। इनके साथ बाइंड होकर ये लीच डाउन नहीं होते, लीच डाउन नहीं होने देते इसको। लीच हो जाएगा तो प्लांट्स को कैसे मिलेगा, क्योंकि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो कैटायंस हैं ये लीच डाउन नहीं होते, ये क्या है, ये प्लांट्स के लिए अवेलेबल रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मेजर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं सॉइल में। तो मेजर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ह्यूमस, फैट रेजिन वैक्सीज, सैकराइड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक्स, फॉस्फेट कंपाउंड्स। ह्यूमस में, अब ह्यूमस की कॉम्पोजिशन हम पढ़ेंगे सबकी और सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्या क्या इसकी यूज़ है। जो भी डिग्रेडेशन रेजिस्टेंट रेजिड्यू बच गया, जो डिग्रेडेशन पूरी तरह से डिग्रेड होने के बाद जो रेजिड्यू बच गया उनको क्या बोलते हैं, प्लांट डिके की, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। जिसमें से ज़्यादातर अमाउंट क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये किस लिए यूज़ होता है, इसमें मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ह्यूमस ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट भी होगा, जो कि सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करती है, एक्सचेंज करती है न्यूट्रिएंट्स को। नाइट्रोजन, फिक्स नाइट्रोजन का रिजर्वोयर है ह्यूमस। तो ये सारे सिग्निफिकेंस है कि नाइट्रोजन फिक्स किस में रहता है, ह्यूमस में। न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज में हेल्प करता है ह्यूमस। सोइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है। और ऑर्गेनिक कंपोनेंट सबसे ज़्यादा ह्यूमस में होता है। फैट, रेजिन और वैक्सीड, इसमें क्या है कि का कॉम्पोजिशन क्या है, उसको एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है, लिपिड्स जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन मिलता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में, 2 to 6%। लेकिन लो कंसंट्रेशन होने के बाद भी ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है, ये हाइड्रोफोबिक कोटिंग बना लेता है सॉइल सरफेस पे। अगर सॉइल सरफेस पे हाइड्रोफोबिक मतलब जो पानी से रिपेलेंट हो, वाटर रिपेलेंट कोटिंग कर लेता है, जिससे कि विच कैन मेक द सॉइल वाटर रिपेलेंट। वाटर से जो सॉइल वाटर जो है वो एक दूसरे से रिपेलेंट हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि प्लांट जो है उसमें वाटर का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा और न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी प्लांट्स को। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वो कम ले पाएगा, जब पानी ही नहीं, वाटर ही वो नहीं ले पाएगा, वाटर रिपेलेंट हो जाएगा सोइल से, तो वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएगा। ठीक है, और फाइटोटॉक्सिसिटी क्या होती है, फाइटोटॉक्सिसिटी होती है कि ये जो है प्लांट की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ये जो है इनहिबिट कर देते हैं रूट की ग्रोथ के और डेवलपमेंट्स को, मतलब कि प्लांट को अच्छी तरह से ग्रो नहीं करने देते। अगर जब वाटर रिपेलेंट होगा, पानी और न्यूट्रिएंट्स वो अच्छी तरह से ले ही नहीं पाएगा, तो उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी, रूट की ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, जिससे क्या होगा, ये फाइटोटॉक्सिक है प्लांट्स के लिए। ठीक है, फैट, रेजिन और वैक्सीज। ओके, फिर सैकराइड में क्या क्या है, सेलुलोज, स्टार्च, हेमी सेलुलोज, गम्स, ही सैकराइड्स में आते हैं। ये मेजर सोर्स है फूड, मेजर सोर्स ऑफ सोइल माइक्रोब्स के लिए ये फूड का काम करता है, हेल्प करता है सोइल की स्टेबलाइजेशन के, सोइल एग्रीगेशन में हेल्प करता है सैकराइड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक्स,
नाइट्रोजन बाउंड जो ह्यूमस से जो है नाइट्रोजन बाउंड होता है। यहाँ पे पता है ना कि रिजर्वॉयर ऑफ नाइट्रोजन क्या है, ह्यूमस। अब नाइट्रोजन और कंटेनिंग ऑर्गेनिक्स में नाइट्रोजन तो होगा ही, अमाइनो एसिड्स होगा या अमाइनो शुगर्स होगा, जितने भी अमाइनो ग्रुप्स हैं उसमें नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक्स होता है, जो कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है सॉइल की फर्टिलिटी को। आपको पता है ये NPK, ये तीनों जो है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स के लिए। तो नाइट्रोजन जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। फॉस्फेट कंपाउंड में क्या आएगा, फॉस्फेट ईस्टर आएगा, फॉस्फेट लिपिड्स आएंगे, ठीक है। ये क्या क्या है, प्लांट्स के लिए फॉस्फेट सोर्स का काम करता है, फॉस्फेट ईस्टर और फॉस्फेट लिपिड्स। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नाइट्रोजन और फॉस्फेट का जो है वो डिटेल में आगे है, मैं आपको पढ़ाऊंगी जब हम नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे इसको। फिर सॉइल, हम ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या है कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी प्राइमरी किससे ज़्यादा डिटरमाइंड होती है, ऑर्गेनिक मैटर में, कि सॉइल कितना प्रोडक्टिव होगा, कितना फूड प्रोड्यूस होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक मैटर पे, जो कि बहुत कम है, लेस देन 5% है सॉइल का। सॉइल में, नॉर्मल सॉइल में, पीट सॉइल की बात यहाँ नहीं हो रही है, नॉर्मल सॉइल की बात हो रही है कि नॉर्मल सॉइल में जो ऑर्गेनिक मैटर का जो कंटेंट है वो 5% से भी कम है। लेकिन सॉइल की प्रोडक्टिविटी इसी पे डिपेंड करती है, ऑर्गेनिक मैटर पे ही डिपेंड करती है। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो माइक्रोब्स को फूड प्रोवाइड करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट रहता है। कैसे केमिकल रिएक्शन, आयन एक्सचेंज में। फिजिकल प्रॉपर्टीज सॉइल की इसी से डिटरमाइन होती है, ऑर्गेनिक मैटर से। और समटाइम्स कंट्रीब्यूट टू द वेडिंग ऑफ मिनरल मैटर की वेडिंग में भी काम करता है। अब केमिकल रिएक्शन जो आयन एक्सचेंज है, इसमें क्या बोला गया है कि जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर है उसकी हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। ये बात याद रख लीजिए, क्योंकि सीक्वेंस में लगाने के लिए आया था कि ऑर्गेनिक मैटर दिया होता है और उसमें और भी बहुत सारे कैलोनाइट, मॉन्ट्रोमलाइट, ये सब दिया होता है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किसकी, तो ऑर्गेनिक मैटर की सबसे हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। इसका मतलब है कि ये स्टोर हाउस है न्यूट्रिएंट्स का। इसमें जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब जो है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज आयंस इसमें रहते हैं, जो कि बचाते हैं प्रिवेंट लीचिंग से। कैटायन एक्सचेंज का कैपेसिटी है, तो इसी की वजह से क्या होता है कि लीचिंग नहीं होता। ये सारे जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम है, ये सब लीच डाउन नहीं होते, ठीक है, बफरिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो सोयल जो है वो न्यूट्रलाइज को, एक्सेसिव एसिडिटी को और एल्केनिटी को। तो ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से कितना सारा काम हो रहा है, माइक्रोब्स को फूड प्रोवाइड हो रहा है, केमिकल रिएक्शन जैसे आयन के एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर रहा है। आयन एक्सचेंज होगा तो प्लांट्स जो है वो बफर करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एसिडिटी और एक्सेस एसिडिटी को और एल्कलिनिटी को। पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो है वो लीचिंग नहीं होने देंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम की लीचिंग नहीं होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन कर रहा है ये, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिटरमाइन कर रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर होने की वजह से उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो स्पॉन्ज की तरह काम करेगा, और जिससे क्या होगा कि सॉइल की एबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी वाटर को रिटेन करने की, ठीक है। और दूसरा क्या है, एडिएशन और इन्फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इस तरह से वर्क करती है ऑर्गेनिक मैटर के प्रेजेंट होने से। काम करता है ऑर्गेनिक मैटर अगर सॉइल में 5% है, लेकिन काम कितना सारा कर रहा है ना। हमने ये पढ़ लिया है कि बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये हमने पीछे चार्ट में पूरा पढ़ा अच्छी तरह से, कि पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, अमाइनो शुगर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ऑर्गेनिक सल्फर है, फॉस्फोरस कंपाउंड्स हैं, ये सब हमने चार्ट में पढ़ा है। The humic material constitute the most important class of complexing agent. They show high uptake of heavy polyvalent cations. देखिए, हमने पीछे हाइड्रोस्फीयर में मैंने आपको ह्यूमिक सब्सटेंस पूरा डिटेल में कराया है। वहाँ पे बताया है कि ह्यूमिक सब्सटेंस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप और फिनोक्सिलिक ग्रुप जो है, OH ग्रुप जो है वो मिलता है। तो कॉम्प्लेक्सिंग जो ह्यूमस मटेरियल है वो कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट कैसे होगा, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं कि अबेंडेंट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फिनोक्सिलिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग एजेंट्स है, मैंने वहाँ पे बताया है, लेड है, कॉपर है, कैडमियम है, आयरन है। आप नहीं देखा है तो आप जाइए वहाँ वीडियो देखिए कि ह्यूमिक सब्सटेंस में अबेंडेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग चिलेटिंग एजेंट्स होते हैं, हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है, स्ट्रक्चरल वर्सेटिलिटी होती है। इसलिए ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। इसीलिए ये क्या शो करता है, हाई अपटेक ऑफ हैवी पॉलीवैलेंट कैटायन। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो
सॉइल की वेजिंग, मिनरल्स मैटर की वेजिंग में भी हेल्प करते हैं। कुछ कैसे करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वेजिंग में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक एसिड और चिलेटिंग एजेंट्स प्रोड्यूस होंगे। किसके द्वारा होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वहाँ पे प्लांट्स होगा, बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, ये ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। ऑर्गेनिक एसिड और चिलेटिंग एजेंट्स क्या है, वो केमिकल वेजिंग करेंगे जिससे कि मिनरल्स निकलेगा, मिनरल्स की केमिकल वेजिंग होगी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर में प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई के द्वारा ऑर्गेनिक एसिड और चिलेटिंग एजेंट्स निकलते हैं, जो क्या करता है, मैटर की, मिनरल मैटर की वेजिंग करता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल है ऑक्जिलेट। ऑक्जिलेट किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? सोयल फंजाई के द्वारा। सोयल फंजाई जो है वो ऑक्जिलेट प्रोड्यूस करता है, जो कि कैल्शियम सॉल्ट की वेजिंग करता है, कैल्शियम सॉल्ट की। कैसे और क्या करता है? ये मिनरल्स को डिसॉल्व कर देता है वेजिंग प्रोसेस के, मतलब कि मिनरल्स अलग निकाल देता है। यहाँ पे बोला है कि आयरन ऑक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्जिलेट है। कैल्शियम ऑक्जिलेट आयरन या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर क्या करेगा कि आयरन ऑक्जिलेट या एल्युमिनियम ऑक्जिलेट बना लेगा और कैल्शियम जो है इसमें से अलग निकाल जाएगा, तो जिससे क्या हुई, यहाँ पे मिनरल डिसॉल्व मिनरल्स जो है, मिनरल की वेजिंग हुई। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर में से जो फंजाई हैं वो क्या कर रहा है, ऑक्जिलेट को प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि सॉइल की वेजिंग में हेल्प कर रहा है। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो वेजिंग भी करते हैं मिनरल मैटर की। कैसे? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही सॉइल फंजाई है, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब पाए जाते हैं। सॉइल फंजाई ने क्या किया, ऑक्जिलेट प्रोड्यूस किया। ऑक्जिलेट जो है वो कैल्शियम के साथ बाइंड है, पर कैल्शियम ऑक्जिलेट है अभी ये। कैल्शियम ऑक्जिलेट और आयरन हाइड्रोक्साइड या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बना लिया, आयरन ऑक्जिलेट या एल्युमिनियम ऑक्जिलेट, और क्या निकल गया, कैल्शियम की वेजिंग हो गई। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि एक फंजाई ने ये क्या ऑक्जिलेट प्रोड्यूस किया, वैसे भी कुछ और भी सॉइल के फंजाई हैं जो कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे चिलेटिंग ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि सिलिकेट मिनरल्स के साथ रिएक्ट करके क्या रिलीज करते हैं, पोटेशियम आयन्स रिलीज करते हैं और दूसरे मेटल आयन्स को भी रिलीज करते हैं, जैसे मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, जिंक आयन, आयरन के आयन्स, मैग्नीज के आयरन, ऐसे ऐसे आयरन जो है वो रिलीज करते हैं, जो कि क्या बनाते हैं, इनसॉल्युबल सिलिकेट मिनरल्स बनाते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है ह्यूमिक सब्सटेंस। ह्यूमिक सब्सटेंस में क्या है, स्ट्रॉन्ग बाइंड, मेटल्स को बाइंड करते हैं स्ट्रांगली और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रखते हैं, जो कि मेटल आयंस में है, सोयल में जो प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो इनका जो है एसिड बेस कैरेक्टर होता है, जिससे कि ह्यूमिक सब्सटेंस जो है एज अ बफर, सोयल में बफर की तरह काम करता है। ठीक है, ह्यूमिक सब्सटेंस की इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ह्यूमिक सब्सटेंस जो है सोयल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, मतलब कि ह्यूमिक सब्सटेंस अगर प्रेजेंट होगा तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 80 to 90% इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि सोयल का स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा, और स्ट्रक्चर इंक्रीज होगा तो वो इंक्रीज करेगा ऑर्गेनिक मैटर की एब्जॉर्प्शन को भी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करेगा, जिसमें कि पेस्टिसाइड्स, पॉल्यूटेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये इंक्रीज कर देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की एब्जॉर्प्शन को। ह्यूमिक सब्सटेंस की हाई एफिनिटी होती है फॉर हैवी पॉलीवेलेंट कैटायन। ह्यूमिक जो सब्सटेंस है वो हाई एफिनिटी है उसकी, हाई, वो जो है हैवी पॉलीवेलेंट कैटायन, जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, कैडमियम, आर्सेनिक, इन सबको जो है ना, हैवी मेटल है ये सब, इनको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और एक्सट्रैक्ट करता है सॉइल वाटर से स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना के। अब जो ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बने हैं, ठीक है, ये जो क्या बोला है अभी, ह्यूमिक मेटल जो है इन हैवी मेटल से को एक्सट्रैक्ट कर देता है। कैसे एक्सट्रैक्ट करता है? कॉम्प्लेक्स बना के। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। अच्छी बात है कि वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि जब हैवी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो वो अगर प्लांट्स एब्जॉर्ब करेगा हैवी मेटल को, तो वो तो उसके लिए टॉक्सिक का काम करेगा हैवी मेटल। तो इसीलिए क्या है, हैवी मेटल कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं ह्यूमिक एसिड में, वो नॉर्मली वाटर सॉल्युबल नहीं होते। अब जो सोयल ह्यूमिक सब्सटेंस है उसमें यूरेनियम लेवल भी मिलता है। ठीक है, 10⁴ आएगा, ये 104 नहीं, 10⁴ है कि सोयल में यूरेनियम का कंसंट्रेशन भी मिलता है। ऐसे यूरेनियम के अलावा दूसरे एक्टिनाइड्स होते हैं, उनका भी कंसंट्रेशन मिलता है हायर लेवल पे। ठीक है, आसपास के वाटर से ज़्यादा किसमें मिलेगा? सोयल में। जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंसंट्रेशन है यूरेनियम का, वो कितना है, 10⁴ टू 10⁵ तक भी है। ठीक है, यूरेनाइल आयंस के साथ यूरेनियम जो है वो क्या बनाता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। इसीलिए क्या है, यूरेनियम का लेवल सॉइल में ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू वाटर।
ह्यूमिक सब्सटेंस की स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जो लो वाटर सॉल्युबिलिटी रखते हैं, जैसे कि डीटीटी और एट्राजिन जो है इसकी लो वाटर सॉल्युबिलिटी है, वाटर के साथ ये सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन वही ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ ये क्या हो जाते हैं, स्ट्रांगली बाइंड हो जाते हैं। स्ट्रांगली बाइंड होने की वजह से अब ह्यूमिक सब्सटेंस क्या करता है, इनकी टॉक्सिसिटी डिक्रीज कर देता है, जिससे क्या होता है, टॉक्सिसिटी डिक्रीज होने की वजह से इनकी जो मोबिलिटी है सोयल में वो कम हो जाती है, और ये अब क्या है, बायो अवेलेबल है प्लांट्स के लिए, अब अफेक्ट नहीं करेंगे प्लांट्स को। जब ये ह्यूमिक सब्सटेंस की टॉक्सिसिटी को कम कर देगा तो ये अब प्लांट्स को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। हर्बिसाइड्स, एट्राजिन क्या है, एक हर्बिसाइड्स है जो प्लांट्स वीड्स को, कॉर्नफील्ड में कौन आएगा यहाँ पे, कॉर्नफील्ड में वीड्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है एट्राजिन और डीडीटी। ठीक है, तो ह्यूमिक सब्सटेंस की ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लो वाटर सॉल्युबल है उनके साथ भी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है। देखिए यहाँ पे ह्यूमिक एसिड की बात कर दी गई। ह्यूमिक सब्सटेंस में 3 चीज़ें आती हैं, फल्विक एसिड, ह्यूमिन और ह्यूमिक एसिड। जो फल्विक एसिड था वो दोनों में सॉल्युबल था, और जो ह्यूमिन था वो किसी में भी सॉल्युबल नहीं था, लेकिन जो ह्यूमिक एसिड है वो जो है एसिडिक पीएच पे इनसॉल्युबल है और जो अल्कलाइन पीएच पे सॉल्युबल है। यहाँ पे ह्यूमिक एसिड की बात की गई है, पूरे ह्यूमिक सब्सटेंस की बात नहीं की गई। ओके, मैंने आपको फल्विक, ह्यूमिक और ह्यूमिन एसिड ये तीनों जो है ये पिछले हाइड्रोस्फीयर के पार्ट में करवाया है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप होप आपको ये समझ आया हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझसे आके पूछ सकते हैं। यहाँ आपका पार्ट 2 खत्म होता है। अब हम इससे आगे पार्ट 3 में करेंगे, जिसमें हम लिथोस्फीयर के थर्ड पार्ट में हम एसिड बेस और आयन एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एनपीके पाथवे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनके बारे में हम डिटेल में करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।